अस्सलाम वालेकुम, हसीब उदय टीवी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि मैं आप सबको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मार्च 2021 में इंगन अल्तान ने एक मूवी शूट की थी जो कि 10 महीने बाद 21 जनवरी 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बाबा मिन खेमानी यानी माई फादर्स वायलोन का उर्दू एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, मूवी के आगाज में हमें इस्तांबुल के कुछ खूबसूरत मनाजिर दिखाते हुए ग्लाथा टावर के करीब एक स्ट्रीट शो की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ 8 साल की मासूम सी बच्ची म्यूजिक की धुन पर रक्स करने के बाद हजूम में खड़े होने वाले लोगों से नाम वसूल कर रही होती है कि इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस उनका पीछा करती है। ये मूवी का स्टार्ट एक फनी सीन से होता है। इसके बाद ओजलम और उसके बाबा अली रजा को एक स्पॉट पर दिखाया जाता है जहाँ वो बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब ओजलम अपने बाबा से पूछती है कि उन्हें हमेशा पुलिस आकर वहाँ से क्यों निकाल देती है। तब अली रजा अपनी बेटी ओजलम को बताता है कि वो लोग डरते हैं। ओजलम हंसकर पूछती है कि क्या हमने उन्हें डरा दिया। तब अली रजा अपनी बेटी को समझाते हुए बताता है कि वो खुद से डरते हैं। ऐसा इसलिए है कि शायद लोग खुद को म्यूजिक से जोड़ना नहीं चाहते। हर इंसान की जिंदगी का एक राग होता है और आप उसे तभी सुन सकते हैं जब आप उसके लिए वक्त निकालते हैं। इन द नेक्स्ट सीन हमें हमारे फेवरेट पर्सन एंड द लीड रोल ऑफ द मूवी इंगन अल्तान यानी मोहम्मद माहिर को वायलिन की रिहर्सल करते हुए दिखाया जाता है। तभी रिहर्सल के दौरान एक लेडी ट्यून खराब कर देती है, जिससे सब रुक जाते हैं, जिसके बाद वो कहती है कि आई एम सॉरी मास्टर। तभी मोहम्मद माहिर कहते हैं कि अगर तुम इस टीम का हिस्सा हो तो तुम कैसे ये गलती कर सकती हो, जबकि तुम ये जानती हो कि हम कितने हफ्तों से इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी बार हम ये हिस्सा बार बार दोहरा चुके हैं। तब वो लेडी कहती है कि मेरा बेटा बीमार है और हॉस्पिटल में है, यही वजह है कि मेरा ध्यान उसकी तरफ रहता है। तब मोहम्मद के ये पूछने पर कि क्या उसकी फैमिली सबसे अहम है, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। तो मोहम्मद उस लेडी को ये कहकर निकाल देते हैं कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट सीन में अली रजा अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में परफॉर्म करने के बाद अपनी बेटी ओजलम को लेकर अपने घर आ जाता है। अगली सुबह ओजलम खुशी खुशी अपने बाबा को उठाने के बाद कुछ सवाल करती है और फिर ओजलम अपने बाबा से अपने चाचू के बारे में पूछती है, जिस पर अली रजा कहता है कि तुम इतनी सुबह इतने सारे सवाल कहाँ से ले आई। जिसके बाद नाश्ते की टेबल पर जब ओजलम अपने बाकी साथियों को बुलाने के लिए जाती है, तब अली रजा की सिगरेट सुलगाते हुए नजर अखबार पर लिखे इश्तहार पर जाती है, जिस पर मशहूर मोहम्मद माहिर के आज रात के वायलिन कॉन्सर्ट के बारे में लिखा होता है। तभी अचानक अली रजा को खूनी खांसी हो जाती है। अली रजा अपने साथियों समेत दरख्त के नीचे बैठा वायलिन बजा रहा होता है। तब अली रजा का एक साथी उसके वायलिन बजाने के हुनर की तारीफ करता है और कुछ सोचते हुए अली रजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मोहम्मद को वही कॉन्सर्ट परफॉर्म करते हुए देखते हैं जिसका जिक्र अखबार में किया गया होता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद एक शख्स मोहम्मद को उनके शानदार कॉन्सर्ट की दाद देते हुए उन्हें बताता है कि वो अगले हफ्ते के शुरू में उल्रिक मॉर्टन को अपने ऑफिस में आने की दावत दे रहे हैं, इसलिए वो मोहम्मद को भी वहाँ आने को कहता है और साथ ही ये भी बताता है कि कॉन्सर्ट की तमाम टिकट फरोख्त हो गई हैं और ये कि मुझे उम्मीद है कि ये शानदार रात होने वाली है। तभी उस आदमी की बीवी मरवे मोहम्मद को कहती है कि एक फेमस जर्मन वायलिनिस्ट के साथ उनकी कंपोजिशन पर परफॉर्म करना आपके लिए एजाज की बात होगी। जिसके बाद मोहम्मद कहता है कि कॉन्सर्ट उनकी कंपोजिशन के साथ ही स्टार्ट होगा। इस बात पर मोहम्मद की बीवी हैरान हो जाती है। हॉल से निकलने के बाद सोना मोहम्मद से कहती है कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी कंपोजिशन है जिसे तुम कॉन्सर्ट स्टार्ट करने की बातें कर रहे हो। जिसमें मोहम्मद कहता है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। सोना जवाब देती है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ चल ही रहा होता है, बस ये याद रखो कि तुम्हें कॉन्सर्ट में सबसे ज्यादा परफेक्ट और टैलेंटेड होना चाहिए। अभी सोना ये बात कर ही रही होती है कि मोहम्मद की नजर अली रजा पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो सोना को ये कहकर घर जाने को कहता है कि अभी इन बातों का वक्त नहीं है। सोना के जाने के बाद मोहम्मद अली रजा के पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब अली रजा अपनी पॉकेट में से एक तस्वीर निकालकर मोहम्मद को देते हुए कहता है कि मैं कुछ लेकर आया हूँ। मोहम्मद जवाब देता है कि यही तस्वीर उसके पास भी थी जो कि वो फेंक चुका है। दोस्तों, अली रजा मोहम्मद का बड़ा भाई है जो कि कई सालों बाद अपने छोटे भाई से मिलने आया है और उनके दरमियान माजी के कुछ इख्तलाफात दिखाए गए हैं। अली रजा मोहम्मद को अपनी 8 साल बेटी के बारे में बताकर कहता है कि तुम्हारी एक भतीजी भी है जिसका नाम ओजलम है और ये भी कि वो वायलिन बजाने का शौक रखती है जैसे कि तुम्हें बचपन में हुआ करता था। जिस पर मोहम्मद कहता है कि इतने सालों बाद तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो और ऐसा क्यों जाहिर कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं और हम अभी भी एक हैप्पी फैमिली हैं। ये सब कहकर वो चल पड़ता है। तभी पीछे से अली रजा की आवाज आती है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर्स ने मुझे मेरी जिंदगी के आखिरी दिन हंसी खुशी गुजारने को कहा है। मुझे मरने की कोई फिक्र नहीं, लेकिन मैं ओजलम के लिए परेशान हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम्हारे अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। जिसमें मोहम्मद ये कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुके हो और मेरा कोई भाई और भतीजी नहीं। ये कहते हुए मोहम्मद वहाँ से चला जाता है और घर पहुंचकर अपनी बीवी को बताता है कि उसने अपने भाई को देखा है। वो बताता है कि उसका भाई बहुत बदल चुका है, लेकिन उसकी आंखें आज भी वैसी ही हैं जब उसको तन्हा छोड़कर गया था। ये कह के रोते हुए मोहम्मद लेट जाता है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि अली रजा अपने साथियों समेत घर की तरफ जा रहा होता है कि अचानक से अली रजा को खून वाली खांसी हो जाती है, जिस पर उसके दोस्त एम्बुलेंस को मदद के लिए बुलाते हैं। बट आफ्टर अ ब्लैक ट्रांजिशन ओजलम को उसके बाबा अली रजा की कब्र पर रोते हुए दिखाया जाता है। ओजलम कब्रिस्तान से वापस घर आती है तो वो घर के रास्ते में चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी की गाड़ी बाहर खड़े देखकर घर के अंदर जाती है, जहाँ उसके बाबा के साथी एजेंसी की लेडी के साथ बैठे बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। ओजलम के वहाँ पहुँचने के बाद वो लेडी ओजलम को बताती है कि वो ओजलम को अपने साथ ले जाने के लिए आई है, जिस बात पर ओजलम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और उनमें से एक साथी उसको वहाँ से ले जाता है। ओजलम का ये रद्द अमल देखकर उनमें से एक कहता है कि वो
यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्या कोई और रास्ता नहीं है? लेडी कहती है कि अगर उसके अंकल ओजलम की कस्टडी लेते हैं तो ये बेहतर होगा, लेकिन वो तब तक हमारे साथ चाइल्ड वेलफेयर में ही रहेगी। वो सब हैरान हो जाते हैं कि क्या ओजलम का एक अंकल भी है। अगले सीन में सोना महमद को लास्ट नाइट कॉन्सर्ट से रिलेटेड एक न्यूज आर्टिकल पढ़कर सुना रही होती है, जिस पर वो आर्टिकल नशर करने वाले के बारे में कुछ खास राय पेश नहीं करता, बल्कि ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि आई एम द ग्लैडिएटर इन द अरीना, और वो लेडी ओजलम को उसके घर से चिल्ड्रन वेलफेयर में ले जाती है। दूसरी तरफ अली रजा के साथी महमद के घर उसको ये बताने के लिए जाते हैं कि अली रजा का इंतकाल हो गया है और ये कि चिल्ड्रन वेलफेयर वाले ओजलम को अपने साथ ले गए हैं। दोस्तों, चूंकि वो तीनों ओजलम की फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए चिल्ड्रन वेलफेयर वालों ने ओजलम को उन्हें देने से मना कर दिया था। इसलिए वो तीनों चाहते थे कि महमद चिल्ड्रन वेलफेयर में डॉक्यूमेंट जमा करवा कर ओजलम को उनकी सरपरस्ती में दे दे, क्योंकि ओजलम उनके लिए एक बेटी जैसी थी। लेकिन महमद इस बात पर राजी नहीं होता और वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद महमद अपनी बीवी से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, हत्ता कि मैं उस बच्ची को जानता भी नहीं। जिस पर सुना कहती है कि वो तुम्हारी भतीजी है। महमद जवाब देता है कि वो मेरी भतीजी नहीं है, उसका बाप मुझे कई साल पहले छोड़ गया था, और क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी? जिस पर सोना कहती है कि तुम्हें उसका बाप कई सालों पहले छोड़ गया था और तुम इस बात का बदला उस मासूम बच्ची से ले रहे हो, और जहाँ तक उसकी जिम्मेदारी की बात है तो कोई भी तुम्हें उसका बाप या फिर सरपरस्त बनने का नहीं कह रहा। तुम बस चिल्ड्रन वेलफेयर से ओजलम को लेकर उन लोगों को दे दो। महमद कहता है कि उसके नजदीक उन आदमियों के पास रहने की बजाय ओजलम का चिल्ड्रन वेलफेयर में रहना ही ज्यादा बेहतर होगा, और तुम्हें लगता है कि वो आदमी उसकी देखभाल कर पाएंगे, और वैसे भी मैं अपनी कॉन्सर्ट की तैयारियों में मसरूफ हूँ। जिस पर सोना ये कहकर चली जाती है कि जिंदगी में तुम और तुम्हारे म्यूजिक से बढ़कर भी बहुत सी चीजें जरूरी हो सकती हैं, जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। महमद उदास हो जाता है और दराज में से वही तस्वीर निकालता है जिसके बारे में महमद ने अपने बड़े भाई को कहा था कि इसने वो तस्वीर फेंक दी है। उस तस्वीर को देखते हुए महमद कुछ सोचने लग जाता है। और दोस्तों, यहीं पर हमारी मूवी माय फादर्स वे अलोन की उर्दू एक्सप्लेनेशन के पार्ट 1 का इख्तिताम होता है। चूंकि मूवी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती, इसलिए आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल हसीब उर्दू टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप नेक्स्ट पार्ट मिस ना कर दें। और साथ ही वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो कि इंगन अल्तान की इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। दीजिए नूर हयात को इजाजत। अल्लाह हाफिज।